हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन पॉइंट्स राज। तो फ्रेंड्स, आगे की श्रृंखला बढ़ाते हुए हम आज करने वाले हैं आपके 9th आपका चैप्टर है वो आपका अर्थिंग है, जो ITI फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड से बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि इसकी जो अपन निम्मी श्रृंखला कर रहे थे, यानी कि निम्मी क्वेश्चन की जो श्रृंखला जारी कर रहे थे, उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपन आज करने वाले हैं आपके 9th चैप्टर, जो कि आपके अर्थिंग से संबंधित है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 8 तक की जो चैप्टर है वो ऑलरेडी आप अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसकी वीडियो सेक्शन में मैंने डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सीधे ही मेरे चैनल पर जाके वहाँ पे वीडियो सेक्शन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको 1 से लेकर 8 तक जो चैप्टर है वो आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। ठीक है, तो जिसने भी नहीं देखे तो वो वीडियो सेक्शन में जाके 1 से लेकर 8 तक चैप्टर देख लें, जिससे कि आप एक क्वेश्चन उसको रिवाइज कर लें और उसको अच्छी ढंग से रिवाइज कर लें, जिससे कि जब तुम एग्जाम देने जाओ तो आराम से उसको फाइट कर सको। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते अपन नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, आपका ये दे रखा है, BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। यानी कि ये बोल रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ कॉपर अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर यूज्ड इन सिंगल फेस डोमेस्टिक वायरिंग एज पर BIS। जो अपन डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है उसके जो अर्थिंग करते हैं, तो उसमें जो कॉपर का वायर है उसका कितना साइज है, यानी कि तांबा अर्थ का कितना अपन न्यूनतम आकार लेते हैं। तो कितना लेते हैं इसका, अगर बात करें इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए 3 स्क्वायर mm, ऑप्शन बी 3.5 स्क्वायर mm, ऑप्शन सी 2.5 स्क्वायर एम, ऑप्शन डी 1.5 स्क्वायर mm। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1.5 स्क्वायर mm में लेते हैं इसका साइज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की बात करें, ये दे रखा है कि विच मेथड इज यूज टू रिड्यूस अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू इन ए एक्साइटिंग अर्थिंग। यानी कि SCT 3724 संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन बी धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, ऑप्शन सी गड्ढे में और रेत तथा चारकोल भरना, ऑप्शन डी भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। इसमें बोला क्या है कि यहाँ पे जो अपन अर्थिंग करते हैं, तो अर्थिंग के रूप में अपन जो घाटते हैं आपके अर्थिंग के रूप में, चाहे पाइप हो चाहे आपका प्लेट हो, उसका जो प्रतिरोध है उसको अपन कम करना है। तो क्या करना चाहिए, भाई सीधी सी बात है, जब अपन अर्थिंग करते हैं तो उसमें क्या है, आपका जिस गड्ढे के माध्यम से खोदते हैं तो खड्डे में या तो छड़ लगाओगे, इलेक्ट्रोड लगाओगे, या फिर क्या लगाओगे, प्लेट लगाओगे, और फिर उस गड्ढे को अपन क्या करते हैं, नमी से युक्त करते हैं, अर्थात उसमें नमी के रूप में उसको अंदर जल है, चारकोल है, नमक है, ये इत्यादि मिलाते हैं। ठीक है, जिससे कि उसमें नमी प्रकार रखे, और साथ साथ में पानी भी देते रहते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध को कम करना है, तो प्रतिरोध को कम करने के लिए अपन को करना पड़ेगा, वो गड्ढा है ना, वो गड्ढा अपन को क्या करना चाहिए, नमी युक्त रखना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो वो अच्छी तरीके से काम कर सकेगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है, आपका आंसर की बात करें, इसका ऑप्शन राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या आपका यहाँ पे धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, वाई AC इज रिक्वायर्ड टू मेजर द अर्थ रेजिस्टेंस बाय यूजिंग अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर। यानी कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्या है, क्यों है। ऑप्शन ए करंट का नियमन करें, ऑप्शन बी वोल्टेज पाथ बढ़ाएं, ऑप्शन सी वोल्टेज पाथ घटाएं, ऑप्शन डी अपघट्य विद्युत वाहक को हटाना, यानी कि अवॉइड इलेक्ट्रोलाइट EMF इंटरफेस। तो इसमें क्या है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन डी, अपघट्य विद्युत बल को हटाना। जो इलेक्ट्रोलाइट जो EMF है उसको अपन क्या है हटाते हैं, जिससे कि आपकी ये AC की आवश्यकता पड़ती है। AC की आवश्यकता पड़ती है जिससे कि हम क्या करें, जो इलेक्ट्रोलाइट EMF है उसको अपन हटा सकें। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आंसर आपका ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ फोर्थ पे हम देखें, एकल फेज वायरिंग परपथ में वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है। तो वोल्टेज पाथ मतलब वोल्टेज ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, V बराबर आपका IR।
ऐसे निकालते हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो वी और आई आर यानी कि करंट और रेजिस्टेंस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो क्या है इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए यानी कि वोल्टेज पास है आई आर यानी कि वी बराबर आई आर। तो सिंपल ये अपना क्या आंसर ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन अपना है 5th में, आई नियमों के अनुसार पावर उप प्रपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना है। यानी कि जो अपना सर्किट होता है वो दो भागों में टूटता है। सब सर्किट में एक तो आपका लाइट लोड होता है आपका, एक रहता है आपका पावर लोड होता है। तो लाइट लोड में होता है आपका 800 वाट तक आपका लोड हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा पावर सर्किट होता है उसमें आपका 3000 वाट तक हो सकता है। कितना आपका 3000 वाट तक हो सकता है। तो पूछा किस में, ये तो पूछा इसमें पावर के लिए चाहिए क्या, पावर उप सर्किट में। तो कितना आपका भाई 3000 वाट, तो ऑप्शन आपका डी यानी कि 3000 इसका वाट है। ठीक है, अगला बात करें इसकी 6 की देखिए बात है, उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। यानी कि विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एज कंज्यूमर मेन बोर्ड। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए आईसी कटआउट से, ऑप्शन बी मुख्य स्विच से, ऑप्शन सी ऊर्जा मापी से, ऑप्शन डी वितरण बोर्ड से। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी यानी कि मुख्य स्विच से जुड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन करें आपका 7th में करें, ये आपको बाकायदा आपको डायग्राम दे रखा है और पूछा कि कौन सी विधि है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा देखो इसमें क्या है 7th दे रखा है, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। जो आपका ये घरेलू वायरिंग का जो आपको दे रखा है इसका परीक्षण का वो पूछा है, परीक्षण का क्या है इसका प्रकार है। तो देखिए इसका बात करें, ऑप्शन की बात करें इसका, तो ऑप्शन ए ध्रुवता जांच के लिए, ऑप्शन बी निरंतरता या खुला परिपथ जांच के लिए, ऑप्शन सी चालकों के मध्य कोचालक प्रतिरोध जांचने के लिए, ऑप्शन डी चालकों एवं भूमि के मध्य कोचालक प्रतिरोध जांचने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, यहाँ इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि पोलरिटी टेस्टिंग के लिए। यहाँ पे क्या पोलरिटी टेस्टिंग की जा रही है, क्या जा रही है पोलरिटी। ये आपका लैंप आपका दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या इसका स्विच बोर्ड है, आपका स्विच बोर्ड है, और स्विच बोर्ड के माध्यम से जो अपना अर्थिंग है, अर्थिंग की केबल जा रही है। तो यहाँ पर टेस्ट लैंप के माध्यम से क्या कर रहे हैं, इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, किसकी पोलरिटी की। पोलरिटी मतलब ध्रुवता की जांच कर रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या है आपका पोलरिटी टेस्ट यानी कि ध्रुवता जांच। अगला क्वेश्चन की बात करें आपके 8th में क्वेश्चन करें कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान कितना है। यानी कि व्हाट इज द परमिसिबल लीकेज करंट इन डोमेस्टिक वायरिंग। यानी कि जो लीकेज करंट है वो कितनी आपकी सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब कितनी इसके अंदर आ सकती है या कितनी इसको बिना नुकसानदायक झेल सकते हैं। तो इस कितना आपका 1/5000 भाग, कितना आपका 1/5000 भाग किसका कुल लोड का, किसका कुल लोड मतलब कुल धारा का, कुल धारा का कितना 1/5000 भाग अपन क्या आसानी से झेल सकते हैं, और ये हमें किसी प्रकार की कोई भी नुकसान नहीं करने वाली। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका 1/5000 यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी कि 1/5000 इंटू पूर्ण धारा का। अब इतनी लीकेज करंट आ गई तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपने शरीर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मशीन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अपन आराम से झेल सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा हुई तो अपने नुकसानदायक हो सकती है और अपन को झटका लग सकता है। ठीक है, तो अपन कितना झेल सकते हैं लीकेज करंट, तो 1/5000 भाग किसका फुल लोड करंट का, इतना आपको बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या है 9th में देखें इसका, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि विच फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द डाइवर्सिटी फैक्टर। यानी विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसके सूत्र में आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं, डाइवर्सिटी फैक्टर मैक्सिमम लोड ऑब्लिक इंस्टॉल्ड लोड, ऑप्शन बी डाइवर्सिटी फैक्टर इंस्टॉल लोड मिनिमम लोड, ऑप्शन सी डाइवर्सिटी फैक्टर मिनिमम एक्चुअल लोड और ऑब्लिक इंस्टॉल्ड लोड, ऑप्शन डी डाइवर्सिटी फैक्टर इंस्टॉल्ड लोड मिनिमम एक्चुअल लोड। तो क्या आपका डाइवर्सिटी फैक्टर या विविधता गुणांक के बराबर आपकी वास्तविक यानी कि मिनिमम यानी कि निम्नतम वास्तविक लोड, यानी कि वास्तविक आपका क्या है लोड, वास्तविक लोड है ना, वास्तविक लोड, और साथ में क्या करेंगे यहाँ पे वास्तविक लोड के साथ में करेंगे आपका कितना इस पर लोड डाला गया है, यानी कि लोड प्रेजेंट लोड यानी कि कितना इसके अंदर लोड डाला गया है। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है आपका डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। अगर बात करूँ मैं इंग्लिश की तो इंग्लिश में क्या है इसका राइट आंसर सी, यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर क्या है मिनिमम एक्चुअल बोर्ड ऑब्लिक इंस्टॉल्ड लोड। यानी कि कोई भी अपना क्या कहता है
घरेलू वायरिंग हो गई, चाहे घरेलू अपना इंस्टॉलेशन हो गया, तो वहाँ पे कितना मिनिमम आपका वास्तविक वो लोड है, उस पर डाला कितना गया लोड है, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है? आपका डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है। हिंदी में बात करें तो विविधता गुणांक, और इंग्लिश में क्या बात करते हैं इसको? एक्चुअल मिनिमम लोड ऑब्लिक इंस्टॉल्ड लोड। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर बात करें इसकी आपकी 10th क्वेश्चन की बात करें आपका, तो 10th में क्या आपका यहाँ पे देखो ये बोल रखा है 10th में इसने वायरिंग स्थापना का नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो अपन यानी कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन, यानी कि जो डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन होता है, नए घरेलू वायरिंग करनी होती है, तो उसमें किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है? किसका? इंसुलेशन चेक करने के लिए। इंसुलेशन मतलब कुचालक, कुचालक को भी हो इंसुलेशन या कुचालक, इंसुलेशन या कुचालक, उसको अपन टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग किसे करते हैं? मेकर से करते हैं। आपको बता रखा है मेकर ऐसी चीज़ है जो कोई भी केबल हो, कोई भी तार हो, उसका इंसुलेशन चेक करने के लिए मेकर का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आपका? मेकर है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेकर से करते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे हम बात करें आपका 11th में वायरिंग स्थापना, यानी कि जो आपका देखिए वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है, यानी कि जो अपना वायरिंग अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी अपन टेस्टिंग कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे आपको अर्थिंग से जोड़ रखा है इसको, है ना, और यहाँ पे अपना क्या है आपका जो स्विच है, आपका स्विच का जो आपका इंटरमीडिएट स्विच है ICTP है, यानी कि DPIC स्विच है, उसे जोड़ रखा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? एक अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग से जोड़ रखी है अपन ने यहाँ पे किट, और एक जोड़ रखी है किससे? DPIC स्विच से। तो अपन क्या क्या कर रहे हैं? और बात करूँ मैं इसका ऑप्शन की, ध्रुवता जांच कर रहे हैं, या खुला परिपथ जांच कर रहे हैं, या सी चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच कर रहे हैं, ऑप्शन डी चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, आपको जो आपको टर्मिनल बॉक्स है और यहाँ पे अर्थिंग है, इन दोनों के बीच में क्या कर रहे हैं? आपकी रेजिस्टेंस, यानी कि कुचालक का जो आपका रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध, इसकी अपन टेस्टिंग कर रहे हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो डायग्राम देख लो बाकायदा, तो बाकायदा डायग्राम को देख के आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पे आपका भूमि और यहाँ आपका जो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उसको चेक किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें आपका 12th की, तो देखो सिस्टम अर्थिंग कहाँ की जाती है, यानी कि वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन। तो सिस्टम अर्थिंग क्या होती है? आपकी जनरेटिंग स्टेशन में की जाती है, जहाँ पे आपको विद्युत का निर्माण होता है, वहाँ पे इसकी अर्थिंग की जाती है, क्योंकि वहाँ पे पावरफुल अर्थिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जनरेशन हो रहा है, तो वहाँ पे अधिक मात्रा में विद्युत की मात्रा आपके प्रोडक्शन हो रहा है, अधिक मात्रा में बिजली बन रही है, तो आपकी जो अर्थिंग है वो भी आपकी कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल सिस्टम प्रकार की होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे पूछा गया है कि सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए जनरेटिंग स्टेशन में, ऑप्शन बी विद्युत लेपन स्थापना में, ऑप्शन सी छोटी औद्योगिक स्थापना में, ऑप्शन डी घरेलू वायरिंग में। तो कहाँ करते हैं इसको? सिस्टम अर्थिंग कहाँ करते हैं अपन? जनरेटिंग स्टेशन में। जनरेटिंग स्टेशन क्या होता है? जहाँ पे आपकी बिजली का उत्पादन किया जाता है, वो होता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 13 की बात करें, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? तो मैंने आपको बताया था कि मेगर क्या करता है? मेगर बेसिक रूप से क्या करता है? आपका जो भी केबल है, जो भी तार है, उसका इंसुलेशन चेक करता है। तो बस इसमें भी क्या आपका क्या करता है? वो ध्रुवता जांच करता है। ऑप्शन बी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण करता है। ऑप्शन सी भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच करता है। ऑप्शन डी भू चालक निरंतरता जांच करता है। तो क्या करता है? कुचालक प्रतिरोध यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करता है। इसलिए इसका आंसर क्या आपका? ऑप्शन बी यानी कि कुचालक प्रतिरोध टेस्टिंग करता है। अगला क्वेश्चन आपका 14 देखें यहाँ पे, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? ठीक है, ये बोल रहा है आपका व्हाट इज द रीजन ऑफ लैंप ग्लोइंग डिम एंड मोटर रनिंग स्लो इन डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, यानी घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति चलने का क्या कारण है? ऑप्शन ए न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, ऑप्शन बी चालकों के बीच लघुपतन, ऑप्शन सी उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, ऑप्शन डी भू संपर्क तार में खुला परिपथ। तो सीधी सीधी बात है, अगर मोटर आपकी धीमी चल रही है और आपका लैंप भी आपका कम जल रहा है, तो क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उसमें से? सीधी सी बात है, आपका जो वायरिंग है, आपकी सप्लाई है, उसके अंदर क्या है? रेजिस्टेंस की मात्रा ज़्यादा होगी,
रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की मात्रा ज़्यादा होगी तभी तो वो आपके उसके अंदर से जो आपका जो बल्ब है वो आपका कम चल रहा है और मोटर है वो भी आपकी धीमी चल रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। और जब धारा आपकी कम जाएगी तो मोटर भी धीमी चलेगी और सीधी धीमी चलेगी और साथ में बल्ब भी आपका ग्लो कम होगा। तो बस सीधी सिंपल है। क्या इसका रीजन है इसका, इसके बीच इस रीजन है आपका उच्च मानक श्रेणी परपथ दोष, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि उच्च मान श्रेणी परपथ दोष इसका राइट आंसर है। अगर बात करें इसकी अगले क्वेश्चन की 15 की, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था सिस्टम अर्थिंग कहाँ करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में करते हैं जहाँ पे विद्युत का निर्माण होता है। अब देखो वहाँ पे होता है ही है। इसके अलावा जनरेटिंग स्टेशन से अपन क्या सप्लाई को बांटते हैं, तो बांटने के बाद क्या कहते हैं, वो स्टेशन कहलाते हैं कि उप केंद्र कहलाते हैं या सब स्टेशन कहलाते हैं। तो सब स्टेशन पे भी अपन करते हैं इस चीज़ को, क्या पे, सिस्टम अर्थिंग को। तो इसकी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर की बात करें तो क्या है इसका, अगर बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन क्या है इसके, उप केंद्र पे यानी कि सब स्टेशन पे, ऑप्शन बी गोदाम वायरिंग में, ऑप्शन सी घरेलू वायरिंग में, ऑप्शन डी व्यावसायिक वायरिंग में। तो क्या करते हैं इसको, सिस्टम अर्थिंग को अपन क्या करते हैं उप केंद्रों पर यानी कि सब स्टेशन। तो सब स्टेशन में भी क्या करते हैं, बिजली को अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आगे अपन बढ़ाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र पर भेजते हैं, वितरण केंद्रों पे भेजते हैं, तो वहाँ पे भी अर्थिंग की जरूरत पड़ेगी ना, और वो भी कैसी, सिस्टम वाली। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए उप केंद्र। अगला क्वेश्चन की बात करें आपकी 16 की बात करें आपके 16 के, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि है। ये आपको दे रखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोड आपके दे रखे हैं भाई का आपको, है ना, और ये बता रखा है कि ये कौन सी विधि है जिससे अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो पृथ्वी का जो इंसुलेशन उसको यानी कि पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है उसको माप रहे हैं। तो ऑप्शन ए करंट का कम होना, ऑप्शन बी विभव पतन, ऑप्शन सी धारा विभाजन, ऑप्शन डी विभव विभाजन। तो देखो इसमें क्या है, अपन क्या कर रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप यानी कि सप्लाई दे रहे हैं इसके अंदर से, यहाँ पे आपकी सप्लाई करने जा रही देने पे क्या हो रहा है, आपकी जो करंट है वो कितनी है इसके अंदर जा रही है और रेजिस्टेंस कितना है वो यहाँ पे आपको दे रखा है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है इनके बीच में। तो वोल्टेज पतन होता है यानी कि वोल्टेज पतन होता है वोल्टेज व्यवपात वी और आई आर। तो ये कौन सी विधि है इसके अंदर, यहाँ पे आपका सप्लाई भी आ रही है और रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोड को मिल ही रहा है, तो कौन सी विधि होगी, विभवपात होगी। और विभवपात को अपन क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अपन फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब विभवपात। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, ऑप्शन बी विभव का पतन। अगला क्वेश्चन बात करें आपकी 17 की, आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। हाउ टू कंट्रोल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इन न्यूट्रल कनेक्शन एज फॉर आई रूल, यानी कि आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। ऑप्शन ए प्रतिबाधा के माध्यम से, कमाई नहीं मतलब इसमें क्या आपका क्या अर्थिंग है, आपका थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है किसकी, ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑप्शन बी प्लेट अर्थिंग द्वारा प्रदान करना, ऑप्शन सी चालक का आकार बढ़ाना, ऑप्शन डी समांतर अर्थिंग देना। तो क्या है इसका, अर्थिंग थ्रो इम्पिडेंस, यानी कि तुम्हें क्या करना है, आपको हार्मोनिक आपको विकृतियों को कम करना है, कंट्रोल करना है। तो क्या करना चाहिए, इसके लिए आपको अर्थिंग करनी चाहिए, किसके माध्यम से, इम्पिडेंस के माध्यम से, यानी कि ऑप्शन इसके ए यानी कि अर्थिंग थ्रो इम्पिडेंस यानी कि प्रतिबाधा के माध्यम से क्या करना है इसको, प्रतिबाधा के माध्यम से क्या करना है, अर्थिंग करनी चाहिए। अर्थिंग मतलब ये है। तो आपको क्या है, हार्मोनिक कंट्रोल आपकी हो जाएगी। इम्पिडेंस क्या है कि मतलब प्रतिबाधा क्या होता है, आपकी टोटल रेजिस्टेंस की तरह ही काम करता है, यानी कुल प्रतिबाधा जो आपकी एसी धारा होती है उसकी कुल प्रतिबाधा है वो क्या करती है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, साथ में इंडक्टेंस का भी रुकावट करती है और कैपेसिटेंस का भी रुकावट करती है। यानी कुल प्रतिबाधा क्या होती है आपकी, रेजिस्टेंस के ही एक रूप है, लेकिन रेजिस्टेंस कैसा छोटा है और इम्पिडेंस कैसी है, बहुत बड़ी है। तो क्या है कि ये भी धारा के मार्ग में रुकावट करता है। तो हमें क्या करना है, हार्मोनिक को विकृति को कंट्रोल करना है। तो क्या करना चाहिए, हमें अर्थिंग करनी चाहिए, लेकिन किसके माध्यम से, प्रतिबाधा के माध्यम से। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए अर्थिंग थ्रू इम्पिडेंस यानी कि प्रतिबाधा के माध्यम से बाधा, ठीक है, अर्थिंग। अगला क्वेश्चन की बात करें आपकी 18 की, 18वां क्वेश्चन देखें, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य क्या है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ करंट रिवर्सल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, यानी कि जो आपका अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है यानी कि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक है, उसमें धारा उत्क्रम का क्या कार्य है, यानी कि जो करंट रिवर्स है उसका क्या काम होता है। ऑप्शन ए एसी को डीसी में परिवर्तित करना, ऑप्शन बी डीसी की ध्रुवता को उलट कर देना, ऑप्शन सी चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई, यानी कि डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में
परिवर्तित करना, ऑप्शन डी जनित्र की घूमने की दिशा बदलना। तो देखो इसमें अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, उसमें जो आपका करंट रिवर्सर है वो क्या करता है, वो आपका करता है डीसी सप्लाई को, यानी कि वो डीसी सप्लाई को किस में कन्वर्ट करता है, वो एसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी कि चेंज डीसी सप्लाई इनटू एसी सप्लाई, यानी कि आपूर्ति को, यानी कि डीसी सप्लाई को एसी आपूर्ति में चेंज करना। तो देखो ऐसा अच्छा कुछ पता नहीं क्या है इसमें दे रखा है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है, डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में चेंज करना। ठीक है, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। 19 में देखें इसका गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्ड कंडक्टर ओवर सॉलिड कंडक्टर। यानी गुथे हुए मतलब क्या है, गुथा हुआ कंडक्टर मतलब सॉलिड के पीछे कैसा रहता है, थोड़ा सा लचीला टाइप का रहता है, यानी कि सॉफ्टनेस रहती है इसके अंदर। तो उसका क्या लाभ है, किसकी तुलना में, ठोस कंडक्टर की तुलना में। तो ऑप्शन ए लागत कम है, ऑप्शन बी अधिक लचीला है, ऑप्शन सी कम वोल्टेज पात है, ऑप्शन डी अधिक कुचालक प्रतिरोध है। तो देखो यहाँ पे एक तो ठोस होता है और एक सबका सॉफ्टनेस है, तो सॉफ्टनेस क्या करेगा, लचीला हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, लचीला हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मोर फ्लैक्सीबल, यानी कि अधिक लचीला। अगला क्वेश्चन की बात करें, आपके 20 की बात करें, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, हाउ द अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड, यानी कि पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। ऑप्शन ए दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ऑप्शन बी अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। तो क्या करना है, हमें पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम करना है। तो क्या करना चाहिए अपने को, वहाँ पे आपको प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, यानी कि आपको दोहरी अर्थिंग प्रदान करना है, तो आपको अर्थ का जो रेजिस्टेंस है उसको अपन कम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या है, इसका ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग या फिर दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ये इसका क्या है, राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपकी 21 की बात करें, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन फॉर सप्लाइंग एसी टू द इलेक्ट्रोड फॉर मेजरिंग अर्थिंग रेजिस्टेंस। यानी कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है, यानी कि एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है, यानी एसी की सप्लाई क्यों लेता है बजाय डीसी की। तो देखो इसमें क्या है, ऑप्शन ए स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करें, ऑप्शन बी मीटर में कुंडली को सुरक्षित करें, ऑप्शन सी मीटर में धारा का मान बढ़ाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य विद्युत बल को बढ़ाना। अभी इससे पहले भी अपने आपको डिस्कशन हो गया था कि एसी सप्लाई को कम करने के लिए क्या क्या करते हैं अपन, उसमें क्या करते हैं, जो विद्युत वाहक बल जो आपका विद्युत अपघट्य है ना, उस विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए एसी सप्लाई का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी अवॉइड द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक ईएमएफ इंटरफेस, यानी कि जो विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को उसका जो इंटरफेस है उसको हटाने के लिए, यानी कि विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना, इसका क्या है, राइट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें आपकी 22 की, मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है, वाई द पॉइंटर इज नॉट सुटेबल एट जीरो ऑन द स्केल एज द मेगर इज नॉट इन यूज। जब आपका मेगर यूज नहीं हो रहा है, काम में नहीं ले रहे हैं, फिर भी उसका जो आपका पॉइंटर है वो शून्य की तरफ क्यों नहीं है। वैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जो भी अपना कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी मीटर है, अगर काम में नहीं आ रहा है तो वो शून्य पर रहता है, लेकिन मेगर का ऐसा नहीं होता। मेगर का क्या होता है, मेगर का अनंत पर पहुंच जाता है और शून्य की तरफ आता नहीं है, हालांकि उसको शून्य पाना चाहिए था, ऐसा क्यों। तो उसका यही इसमें ये पूछना चाह रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, क्या है इसकी, ऑप्शन ए यह बलागुड़ को नियंत्रित नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी हवा घर्षण डैम्पिंग प्रदान की, ऑप्शन सी विचलन बलागुड़ धारा के समानुपाती है, ऑप्शन डी विचलन बलागुड़ धारा के वर्ग के समानुपाती है। तो क्या कर रहा है, जो आपका जो मीटर होता है उस मीटर के अंदर जो आपका स्केल होता है वो आपका जीरो की तरफ ना के कहाँ होता है, आपका यहाँ आता है, आपका यहाँ आपका क्या इन्फिनिटी होता है। तो क्या होता है, यहाँ पे उसका जो कंट्रोलिंग टॉर्क है उसको वो क्या कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर रहा, कंट्रोलिंग टॉर्क को वो कंट्रोल नहीं कर रहा, यानी कि जो टॉर्क लगा रहा है इसके अंदर उसको वो नियंत्रित कर ही नहीं रहा, कंट्रोल कर नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या उसका जो आपका स्केल है वो अनंत की तरफ पहुंच जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है उसका ऑप्शन ए, यानी कि इट इज़ नॉट हैविंग कंट्रोलिंग टॉर्क, यह बलागुड़ को नियंत्रित नहीं कर रहा है, ये इसका क्या राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 23 की बात करें, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके आनुपातिक है, विच इज प्रोपोर्शनल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ ओम मीटर नीडल इन अर्थ रेजिस्टेंस टेस्ट। पृथ्वी प्रतिरोध
प्रचक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? ऑप्शन ए धारा कुंडली में धारा, ऑप्शन बी विभव कुंडली में धारा, ऑप्शन सी हैंडल घूर्णन की गति, ऑप्शन डी दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। तो देखो इसमें से क्या है आपका, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, यानी कि रेशियो ऑफ करंट इन टू कॉइल्स, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात, इसका क्या है राइट आंसर है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 24 की बात करें आपकी, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? व्हाट प्रिंसिपल द अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर वर्क, यानी कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? रेजिस्टेंस टेस्टर, ठीक है, अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए स्वप्रेरण पर, ऑप्शन बी अन्योन प्रेरण पर, ऑप्शन सी विभव पात विधि पर, ऑप्शन डी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। तो देखो आपका जो अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर है, यानी कि पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक है, वो किस पे काम करता है? विभवपात पे, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पे काम करता है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, यानी कि विभवपात विधि। अगला क्वेश्चन आपके 25 पे की बात करें, वाई सिस्टम अर्थिंग इज डिफरेंट इन यूटिलाइजेशन दैन इक्विपमेंट अर्थिंग, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? सीधी सी बात ये होता है, यानी कि जो एक तो सिस्टम अर्थिंग होती है, एक होती है आपकी उपकरण अर्थिंग होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं बात करूं ऑप्शन की, ऑप्शन ए यह केवल मनुष्य की रक्षा करता है, ऑप्शन बी यह सभी परपत दोषों से बचाता है, ऑप्शन डी सी यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है, ऑप्शन डी यह गैर धारा वाहक धातु से संबंधित है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि आपका जो उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? यानी कि सिस्टम अर्थिंग क्या होती है? वो क्या करता है, जो आपका है ना जो जनरेटिंग स्टेशन होता है या सब स्टेशन होता है वहाँ पे लगाई जाती है, तो वो क्यों आपका उपयोगी है? जो सामान्य उपकरण की अपेक्षा में। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी इट इज एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि यह धारा वाहक चालकों से संबंधित है। इसका क्या राइट आंसर है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है आपका। बात करें आपकी 26 की, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए पर्सन रिसीव्स ए शॉक करंट ऑफ 20 मिली एम्पियर, यानी यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए कोई संवेदना नहीं, ऑप्शन बी दर्दनाक झटका, ऑप्शन सी हृदय आघात, ऑप्शन डी बेहोश होना। तो 20 मिली एम्पियर है, अगर इसका अपन को करंट आपका झटका लगे तो क्या होगा? आपको पेनफुल शॉक लगेगा, यानी कि दर्दनाक झटका लगेगा। मरोगे तो नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दर्दनाक क्या होगा? झटका लगेगा। ठीक है, 20 मिली एम्पियर पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी दर्दनाक झटका। अगला आपका 27 की बात करें, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? यानी कि विच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एल सीरीज, कौन सी एल सीरीज टाइप एमसीबी आर यूज्ड। तो देखो इसमें से एमसीबी के किस विद्युत उपकरण एल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? तो एल श्रेणी का अपन ने इससे पहले अपन पार्ट पढ़ रखे हैं, पहले के चैप्टर में ये क्वेश्चन भी आज का रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपका। तो किसके काम आता है? ये गीजर के काम आता है। किसमें आता है? गीजर के काम आता है। अगर बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन ए गीजर, बी लोकोमोटिव, सी हेलोजन लैम्प, ऑप्शन डी एयर कंडीशनर। तो किस में आता है? गीजर में। ये आपका रिपीट क्वेश्चन हुआ है, इससे पहले ये 1 से लेकर 8 तक में चैप्टर था उसमें आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, वापस रिपीट हुआ है। अगर बात करें आपकी 28 की, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? व्हाट इज द मेगर रीडिंग इन ए डेड शॉर्ट वायरिंग इंस्टॉलेशन। तो देखो इसमें से डेड लघु वायरिंग और शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट में सीधी सी बात है, आपका रेजिस्टेंस कितना होगा? 0 होगा, और रेजिस्टेंस की मात्रा क्या 0 होगी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट में धारा का मान क्या रहता है? बहुत अधिक रहता है। जब धारा का मान अधिक होगा तो रेजिस्टेंस का मान 0, तो इसलिए आपका जो आपका मीटर है आपका, वो मीटर क्या करेगा? 0 पे इंगित करेगा। क्या करेगा? 0 पे यहाँ इंगित करेगा, यहाँ पे 0 पे आ जाएगा। कौन का आएगा? आपका मेगर का पाठ्यांक। तो क्या करेगा? ऑप्शन ए, यानी कि 0 मेगावाट दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका शॉर्ट सर्किट है, और शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? प्रतिरोध की मात्रा कम है, और प्रतिरोध की मात्रा कम है तो क्या? उसका मान 0 पर आ जाएगा। ठीक है, अनंत पर कब आएगा पता है? अनंत पर कब आएगा? जब आपका रेजिस्टेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा हो तब आता है। ठीक है, अगला देखो आपका 29 पे देखें, क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग। एक क्रिम्पिंग टूल होता है, क्या होता है? क्रिम्पिंग टूल होता है। और क्रिम्पिंग टूल क्या करता है? आपका जो भी आपके वायर होते हैं, उस वायर में
वायर को अपन क्या किसी पैनल के अंदर जोड़ना है या किसी मोटर के अंदर जोड़ना है, तो उसके सिरों पर क्या लगाते हैं, लक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लक्स लगाते हैं, जिससे कि जिससे क्या है, उसके सिरों को अच्छी तरीके से कवर कर ले, ढक ले और मजबूती से उसके सिरों को पकड़ के जकड़ ले। और फिर इसको अपन किसी नट बोल्ट की सहायता से या किसी पैनल के अंदर, किसी बोर्ड के अंदर अपन लगाएं, तो वो ज़्यादा उसके अंदर स्पार्किंग ना हो और डीले ना हो और लूज ना हो। इसीलिए अपन क्या करते हैं, क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। वो क्रिम्पिंग टूल क्या करता है, जो तार के जो सिरे है ना, तार के जो सिरे होते हैं, उसके अंदर जो आपको स्लीव या लक्स अपन फंसा देते हैं, तो इनको क्या करता है, वो दबाने के लिए काम करता है एंड प्रेशराइज करने के लिए काम आता है। जैसे अच्छी तरीके से प्रेशराइज करते हैं, उसको जकड़ कर ले, और जकड़ करने के बाद आपके सिरे हैं वो आसानी से हिले डोले नहीं, और किसी के अंदर अपन को लगाना है नट बोल्ट की सहायता से, आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी प्रकार की कोई स्पार्किंग नहीं होती। तो क्या इसका आंसर है, इसका क्रिम्पिंग टूल का ऑप्शन ए साफ सुथरा रूप देना, ऑप्शन बी भार धारा कम करना, ऑप्शन सी ढीले संयोजन को टालना, ऑप्शन डी आसानी से बदलना। तो देखो आपका जो ढीले संयोजन है, ढीले संयोजन है यानी कि अवॉइड लूज कनेक्शन। जो लूज कनेक्शन होते हैं उसको टाइट करने के लिए, जो लूज कनेक्शन होते हैं आपके, लूज वायर होते हैं आपके, उसके सिरों पर जो आपका लूज हो गया तो उसको टालने के लिए। ठीक है, यानी कि बात तो एक ही होगी ना, मैं टाइट करना या फिर उसके लूज के कनेक्शन को टालना, बात एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या राइट आंसर आपका ऑप्शन सी अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले संयोजन को टालना। तो इस टाइप से ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आपके 29 के क्वेश्चन थे टोटल।